मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में फिर से एक बार। चलिए, आज जो है मैं जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2016 के दिसंबर में, उसके सेकेंड पेपर का सोल्व मैं प्रस्तुत कर रहा हूं विश्लेषण के साथ, और कुछ संभावनाओं पर भी समय मिला तो हम लोग बात करेंगे कि और किन किन सेक्शन से जो है इस बार प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, एग्जाम की जो सबसे बड़ी बात होती है परीक्षा के प्रश्नों का ट्रेंड समझना। ठीक है, प्रश्न तो लगभग आपके सिलेबस के अंदर से ही रहते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आपकी तैयारी करने का तरीका जो है वह अलग हो जाता है। आखिर आपने कभी सोचा है कि कोई भी आईआईटी का जो आपका स्टूडेंट होता है वो आईआईटी करके आता है, इंजीनियरिंग का वो स्टूडेंट रहता है, तो इतिहास, भूगोल या लोक प्रशासन से तैयारी कर आपसे अच्छे मार्क्स लाकर वो आगे बढ़ जाता है, वो आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो उनका जो पढ़ने का तरीका होता है, पहले वो क्वेश्चन और सिलेबस के ट्रेंड को समझते हैं पिछले ईयर्स के, उसके बाद वो अपने स्टडी के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी प्रश्न देखा होगा ये सेकेंड पेपर का जो झारखंड में आ चुके हैं, लेकिन शायद यह हाई टाइम है जब आपको एक बार और देख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख लेंगे तो आपका जो लास्ट रिवीजन का तरीका होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा और उसका जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। चलिए, हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। ये सारे क्लासेस में ले चुका हूँ। कुंवर, कार्ता, लाल और पाट मुंडा, तो पाट मुंडा वहाँ पर नहीं था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार कितनी राशि दी थी। ठीक है, तो ए नंबर जो है 7,000 रुपया, बी नंबर 9,000 रुपया, सी नंबर 6,000 रुपया और डी नंबर 5,000 रुपया। इसका जो सही उत्तर होगा वो 6,000 रुपया होगा। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों की पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता था। ठीक है, तो इस सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर कि बैगा जो है पुजारी होता था, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था, तो इसमें जो होगा आपका आंसर होगा प्राणिक। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका प्राणिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मुंडामान की व्यवस्था को किस अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। ठीक है, मुंडामान की यानी कि छोटा नागपुर का चीज़ है, तो क्लीवलैंड तो आपका संथाल से रिलेटेड थे। ठीक है, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। जब मैं क्लास ले रहा था ढोकलो सोहर उपलब्ध है यूट्यूब पर, मैंने बताया था कि पंचायती राज का इन लोग जो समर्थन नहीं करते हैं, तो बी नंबर जो है लिखा हुआ समर्थन करते हैं, इसलिए बी नंबर उत्तर हो जाएगा। बाकी तो है जातीय प्रथा का समर्थन करना, मुंडामान की व्यवस्था या पंचायती राज इलेक्शन का विरोध करना, ये सब सही है। प्रश्न देख के ही लग रहा था कि ए या बी में से कोई उत्तर होगा। इस ढंग से आपको थोड़ा सा पहचानने आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड को आप लोग जरूर प्रयोग कीजिए। ठीक है, वहाँ ऑप्शन से ही पता चल रहा था ए या बी में ही कोई उत्तर होगा। जिसने जंगल साफ किया और खेती के लिए जमीन तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। यहाँ पर भुइंहर हो जाएगा। ठीक है, या मुंडारी खुटकटीदार रहता तो वो भी होता। चलिए, अगला प्रश्न 8 नंबर भी बहुत ईजी है। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। बैगा जो होता है पुजारी का काम करता है। ठीक है, यहाँ आप ऑप्शन से ही देख रहे हैं कि पूजा पाठ टाइप का जो भी दिया है, ग्रामीण देवताओं को शांत करना, एक ही ऑप्शन में है, इसलिए उत्तर ये होगा। बाकी ग्राम सेवक का कार्य, बढ़ई लोहार का कार्य, वो तो उत्तर हो ही नहीं सकता है बैगा के लिए। और अगला जो है, झारखंड के सदान का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है, व्यापार, बुनाई, शिकार तो होगा नहीं, आपका खेती ही होगा, नॉर्मल सा चीज़ है। ठीक है, जनजाति भी अगर आएगा तो यहाँ पर खेती ही लिखना है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय में से विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया तो होगा नहीं, अच्छे खासे लोग बोलते हैं। सूर जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति भी है और विलुप्त होता हुआ भाषा है।
हाल ही में मैंने एक करेंट अफेयर्स में दिया था कि लंदन यूनिवर्सिटी के जो आर्काइव में जो है असूर भाषा को जो है स्थान दिया गया है ताकि इसके अस्तित्व को बचाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न। यहाँ जो प्रश्न है आपका 11 नंबर, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ऑप्शन जो है बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हो। ठीक है, अगर आप पढ़े हुए हैं सारे विभूतियों के बारे में जो मैंने क्लास लिया था तो आप समझ सकते हैं बिरसा मुंडा हो, तेलंगा खड़िया हो, सिद्धू कान्हो हो, ये 19वीं सदी से संबंध रखते हैं। और तिलका मांझी जो है आपका 18वीं सदी के अंत में है, 1784-85 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे प्रथम शहीद कौन होंगे? तो सी होंगे। ठीक है, अब चलिए 12 नंबर यानी कि तिलका मांझी उत्तर होगा। 12 नंबर का जो है आपका प्रश्न, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से किन्हें गौरवान्वित किया गया है? ठीक है, ये तो बहुत पॉपुलर है, ये तो आप बिना पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं। रांची का अल्बर्ट एक्का चौक भी प्रसिद्ध है। 1971 की लड़ाई में जबरदस्त वीरता का प्रदर्शन जो है अल्बर्ट एक्का के द्वारा किया गया था। इनका जन्म जो है 1942 में गुमला में हुआ था और यही हैं जिन्हें झारखंड से पहला परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च सम्मान मिला था। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, पोटो सरदार से संबंधित कई योजनाएं जो है हेमंत सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। तो जो का एक वीडियो, नई योजनाओं का एक वीडियो डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, झारखंड समान ज्ञान करके है, वहाँ देख सकते हैं पोटो सरदार वाले योजना को। तो सरदार जो है आप जानते हैं कि मुंडा आंदोलन से ही संबंध रहा है, सरदारी आंदोलन। तो यहाँ पर आराम से कैच कर सकते थे कि पोटो सरदार जो है मुंडा जनजाति के हैं। मरांगोम के बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, जयपाल सिंह। ठीक है, झारखंड के विभूति में मैंने जो क्लास लिया है उसमें ये है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? ये वस्तुतः जो आपका है 7 अप्रैल 1954 को गठित हुआ था और ये सुखदेव महतो के द्वारा था। और जब जेपीएससी ने उत्तर दिया था, छठी जेपीएससी का जो आंसर शीट जारी हुई थी उसमें राम नारायण खलको कर दिया गया था। तो हम लोगों ने उस पर आपत्ति भी दर्ज किया था, बाद में सुधार किया गया था इस उत्तर को। तो वास्तव में जो राम नारायण खलको हैं छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जब मैंने झारखंड निर्माण आंदोलन पढ़ाया जो है क्लास, उसमें आप देख सकते हैं दोनों का विवरण जो है मैंने दिया है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा है तो आपको लिखना है राम नारायण खलको। इन लोगों के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, छोटा नागपुर सेपरेशन ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं 16 नंबर पर। झारखंड के किस जिले में आदिवासी की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए ये चारों जिला में सबसे बड़ा जिला तो पश्चिम सिंहभूम है ही क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वहाँ पर आदिवासियों का प्रतिशत भी अच्छा खासा है। तो उत्तर ढूंढने में जो है बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं है। दुमका बिहार से लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा जनजातियों की जनसंख्या होगी नहीं। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर हैं तो यहाँ भी संभावना कम है। लोहरदगा की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर जो है आपका छोटा सा जिला है, तो उत्तर अपने आप निकल जाता है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम। 17 नंबर में आइए, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसकी महिमा में मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा। ठीक है, न सिर्फ आदिवासी समुदाय में बल्कि हिंदुओं में भी। ठीक है, इसलिए उत्तर जो होगा जानवर धन। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्या दिया गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं, यानी कि प्रथम जो मुख्यमंत्री थे। जिले की उपराजधानी का कौन सा जिला को उपराजधानी बनाने का ऐलान किया था? पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी इजी। ठीक है, ये है आपका दुमका। आगे है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ये तो आपका विल्किंसन तो आपका साउथ झारखंड से थे, छोटा नागपुर इलाका के थे। ठीक है, और बैटिंग और मैकाले तो होगा नहीं, इन लोग गवर्नर जनरल थे तो लोकल ही होंगे। तो ये या बी में आपका आंसर होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा क्लीवलैंड, जो संथाल क्षेत्र से थे। इतना जानकारी आपको यहाँ पे रहनी चाहिए कि हिल असेंबली जो है
संथाल क्षेत्र में बना था, तो आपका उत्तर तुरंत निकल जाएगा क्लीवलैंड। संथालों के विवाह में सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बापला मैंने बताया था, ठीक है। तो बापला जो है, बापला का अर्थ ही विवाह होता है, इतना अगर जानते हैं तो उत्तर तुरंत मिल जाएगा। संथालों की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या है? तो ये होगा कुकमू। ये थोड़ा सा टफ है, फैक्चुअल है, पूरा रट जाइएगा। जितना मैंने क्लास लिया है झारखंड साहित्य का, और भी एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, रट जाइएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। अंतिम 20-25 दिनों में ऐसा भी नहीं करना है कि डेली बैठ के टेस्ट ही दे रहे हैं, ठीक है, नुकसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और रटिए। सप्ताह में एक आध बार टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। टेस्ट में अगर खराब जाएगा काफ़ी आप नर्वस हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, कोई भी सेट अच्छा कर रहा है या नहीं, वो भी एक तो बहुत बड़ा पैमाना होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, लांगड़े क्या है? ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि इसका जिक्र जो है बहुत सारे वाद्य यंत्रों के साथ मिलता है। तो एक ये नृत्यों के साथ मिलता है, तो एक प्रकार का यह जो है नृत्य है, ठीक है। कजली कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। गीत नृत्य को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। टांगीनाथ पाशुपत संप्रदाय, यह इजी प्रश्न था। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? युवा गृह, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये उरांव की है, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साहित्य जो है आपका और आ रहा है, एक गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? ये 2014 में ही प्रकाशित हुआ था, 2016 में दे दिया गया। रणेंद्र हैं, ठीक है, जेपीएससी के सचिव भी रह चुके हैं रणेंद्र, ये साहित्यकार भी हैं, ठीक है। अगला जो है कोचे कोडवा नाटक के रचनाकार कौन है? सुलेमान मुर्मू। फुल फैक्चुअल ये सब है, कोई चारा नहीं है, आपको रटना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। द ऑथर ऑफ जो आपका खिरनाल वंशोधर्म पुथी के रचयिता कौन है? माझी रामदास टुडू, ठीक है। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा रट के जाइए, उसी में आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। खास करके जो जनजातीय साहित्य है, गैर जनजातीय वर्गों के लिए थोड़ा सा समस्या बन सकता है, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भी बुक से है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा, ठीक है। रामदयाल मुंडा के बहुत सारे पुस्तकों का संकलन मैं यूट्यूब चैनल में जब ले रहा था साहित्य की क्लास कर चुका हूँ, सारे पुस्तकों का इनका जरूर कर लीजिएगा। और जो भी एक्स्ट्रा नाम है, रघुनाथ मुर्मू, गुरुबचन सिंह, निर्मल सिंह मिंज, इनके भी पुस्तकों को जरूर कर लीजिएगा। आगे आइए, किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में मनाई गई? ऑप्शन जो आपके हैं, वंदना टेटे, राम स्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, राधा कृष्ण। ये हिंदी साहित्यकार हैं झारखंड के, राधा कृष्ण का जन्म शती मनाया गया। इनके पुस्तकों को विशेष रूप से कर लीजिएगा, राधा कृष्ण के पुस्तकों को, ठीक है, जिसमें गेहूं गुलाब, रामलीला और बहुत सारे मैंने लिखाए हैं, उसको कर लीजिएगा। अगला जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? 1926। ये जो पॉपुलर क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? ठीक है, तो बिहार विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, उत्तर यही होगा क्योंकि जेपीएससी ने इसी उत्तर को दिया था, ठीक है। बिहार विश्वविद्यालय पहले जो था आपका अस्तित्व में था, पटना मगध मिक्स था, ठीक है। वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय टाइप का तो नाम वहाँ भी नहीं है। अगला जो है, एक्सेलराई जमशेदपुर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी कि कौन जो है इसको स्थापना किया था? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा शुरू किया गया था। ये चूँकि जमशेदपुर में, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है कि टाटा सन्स हो सकता है, रतन टाटा ट्रस्ट हो सकता है, इसलिए वो दिया है ऑप्शन ए और डी, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि क्रिश्चियन संस्था है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है आपका मैनेजमेंट संस्था है झारखंड का। तो सी नंबर जो इसका है सही उत्तर होगा। अगला जो है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, निक्की प्रधान। हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल में झारखंड की महिलाओं का, विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं का बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान रहा है। और दूसरी ओर प्रेमलता अग्रवाल और अरुणा मिश्रा, इनके योगदान को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आने की इस बार पूरी संभावना है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान मिला था? ये होंगी दीपिका कुमारी।
आपको पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड जो भी मिले हैं, भारत रत्न अवार्ड झारखंड के खिलाड़ियों को, उसको ध्यान में रखिएगा। और अन्य लोगों को भी जो मिले हैं इधर लेटेस्ट में, उस सारे कलेक्शंस पर आपको अच्छी तरह से कमांड करके जाना है। मुझे समय मिला तो झारखंड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जरूर दे दूंगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था, ये वास्तव में था क्या? ठीक है, हिरन था, हाथी था, भालू था, है ना? तो ये था वास्तव में हिरन था। ये अभी भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए भी, 34वां राष्ट्रीय खेल, क्योंकि उसके बाद झारखंड में नहीं हुआ है। 37 नंबर, यानी कि कितना पदक मिला था झारखंड के, किसे किसे पदक मिला था, सब कर लीजिएगा। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, रुणा मिश्रा तो बॉक्सर हैं, खुद ब खुद और छट जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पर। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपके पास पढ़ने का कोई अवसर नहीं होता। फिर भी एक अवसर होता है जिससे आप अपने स्कोर में 5 से 10 मार्क्स की वृद्धि कर सकते हैं। वो है अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना, यानी कि जो आप कन्फर्म जानते हैं कि नहीं हो सकता उसको हटाइए। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सारे के सारे प्रश्नों को एनी हाउ अटेम्प्ट लेना, और किसी के साथ आपसी वाद विवाद चर्चा में नहीं पड़ना। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपने उत्तर सोचा है कि ये रंगना है, उसी उत्तर को रंगे। सोचे हैं BOMR में हो गया ये, ऐसा भी होता है, इससे एकदम बचना है। 0% यहाँ पे होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। ये प्रसिद्ध स्टेडियम है झारखंड का, ये धनबाद में ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 39, इसमें छोटा ना, देखिए अब आ गया CNT का क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं अच्छी तरह से क्लास ले चुका हूँ। देखिए किस ढंग से सारे प्रश्न आपके क्लासेस से ही मिल जाएंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति SC ST OBC, ठीक है, कि भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो मैंने आपको कहा था कि जो धारा 46 है वो CNT 1908 का आत्मा है। ठीक है, इसलिए धारा 46 से यहाँ पहला ही प्रश्न आ गया है, और उत्तर जो होगा धारा 46, 72, 48, 42 होगा नहीं, 48 भूमिहर जमीन से है। ठीक है, अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए धारा 46 से ही क्वेश्चन है। धारा 46 के तहत बेदखली के समय खाली जगह वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई अवैध कब्जा कर लिया है 46 के बाद, ठीक है, तो जिसका जमीन, जिस अंतरक का जमीन जो है अवैध कब्जा में चला गया है, गलत ढंग से किसी ने खरीद लिया है, तो कितने वर्षों के तक जो है उसको अपील करने की छूट रहती है? तो मैंने बताया था 12 वर्षों तक उसको जो है मौका रहता है, इसलिए 10, 8 या 5 वर्ष उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर जो होगा D होगा, वहां से निकल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41, यह भी CNT से है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से लिए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, किस कानून के द्वारा डाला गया? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969। यही कारण था कि 1969 से पहले बने हुए किसी भी संरचना, ठीक है, 1969 से पहले बने हुए किसी भी संरचना को इसी आर्टिकल में बताया गया है 71 में ही कि उपायुक्त चाहे तो विधि मान्य कर सकता है अगर उस समान मूल्य का और समान गुणवत्ता का जमीन आसपास में कहीं दे देता है, या फिर उपायुक्त के द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि जो है वह व्यक्ति जिसने कब्जा किया है यानी कि अंतरिति वो वापस कर देता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा B हो जाएगा 41 का। 42 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत एक कन्या खूंट कट्टीदार को, ठीक है, देखिए यहाँ पर कन्या खूंट कट्टीदार का अर्थ होता है जिसने जंगल को काटा, जमीन बसाया, खेती योग, वो खूंट कट्टीदार हुआ मुंडा में, ठीक है। अब उसके जो पुत्र होंगे
वो जो होगा पुत्र खुट्टीदार होगा, या और जो पुत्री होंगी उसी को कहा गया है कन्या खुटकट्टीदार। ठीक है, तो मैंने कहा है, मैंने बताया है कि नर वंश परंपरा के अनुसार आदिवासियों में चलता है। ठीक है, संपत्ति को दिया नहीं जाता है कन्या को। ठीक है, भरण पोषण के लिए यूज कर सकती हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो यहाँ जो सीधा सा उत्तर निकलता है, कि अगर बोला जाए बी नंबर को देखिए, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, पूरा गलत हो गया। खूंटकट्टीदार का अधिकार प्राप्त है, गलत हो गया, क्योंकि उसका विवाह हो जाएगा किसी और के साथ, तो नरवंश परंपरा का तो उल्लंघन हो गया, उसका पति का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका पुत्र का हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऊपर जो है पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से अपवर्जित हैं। ठीक है, ये आदिवासियों में क्या, गैर आदिवासियों में भी यह प्रचलन रहा है, हालांकि कानूनी रूप से हिंदुओं में यह प्रचलित नहीं है। पुत्र और पुत्रियों को समान रूप से अधिकार है, लेकिन सामाजिक और परंपरागत रूप से ऐसा नहीं है। और आदिवासियों में यह वैधानिक रूप से भी मान्यता दी गई है कि जो खूंटकट्टीदार का या जमीन या संपत्ति का हस्तांतरण अगली पीढ़ी में होगा वो सिर्फ पुत्रों को होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे कि उत्तर जो होगा ये होगा 43। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ही प्रश्न है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो अधिनियम 1869 में पहला बना था उससे यह प्रश्न आया है। जो मैंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का क्लास लिया है उसका जो पहला क्लास है पृष्ठभूमि का क्लास, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसे मैंने बताया है। तो भूइंहरी रैयत उरांव को कहा गया है। ठीक है, सी नंबर। अब चलिए आगे आते हैं। देखिए, अब संथाल परगना अधिनियम का आ गया है क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, इसी को बोलते हैं संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर। 1949 के तहत खास गांव का तात्पर्य कौन सा गांव है, ये आर्टिकल 4 में मैंने बताया है, जहां परिभाषाएं हैं। आर्टिकल 3 तो निश्चित है, समाप्त है। 1 2 के बाद डायरेक्ट 4 आता है। अब सारा परिभाषा था, उसमें खास ग्राम का परिभाषा भी मैंने बताया था, फसल ग्राम का, आदिवासी, गैर आदिवासी, अर्धादिवासी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, कोई मूल रैयत ना हो, एकदम सही है। कोई मुखिया, मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान को लिखा है, हेडमैन। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्लियर है, हेडमैन है ना, ग्राम प्रधान, तो दोनों होगा। ठीक है, ना तो मूल रैयत हो ना ही ग्राम प्रधान हो, तो ये और भी दोनों उत्तर हो जाए। वहाँ ग्राम प्रधान कैसे होता है खास ग्राम में, तो वहाँ पर के जो रैयत हैं वो 2/3 रैयत मिल करके उपायुक्त को बताते हैं कि इस व्यक्ति को ग्राम प्रधान बना दिया जाए। ये जो ग्राम प्रधान है मूल रैयत से संबंधित ग्राम प्रधान का, चयनित वाला नहीं लिखा है, बी नंबर, ध्यान दीजिएगा। उत्तर मिल गया आपका आराम से, सी। चलिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है वो क्या होगा, ये पूरी तरह से अहस्तांतरणीय है, दूसरा को नहीं दे सकता है मनमाने तरीके से। ठीक है, इसे भी मैंने पढ़ाया है अच्छी तरह से क्लास में, देखिए। अगला जो है 46, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया, कोई भी गांव का जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं है, तो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। ठीक है, तो ये किस धारा में है, ठीक है, तो ये आपका है 10 नंबर आर्टिकल में, आप क्लास में देख सकते हैं। मैंने बताया था अगर कोई भी मूल रैयत किसी भी बंजर भूमि का विकास करता है तो वह उसके अधिकार में चला जाएगा। ठीक है, तो उस आधार पे जो आपका इसका उत्तर होगा आर्टिकल 10। आइए 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द होने के योग्य है अगर उसमें इतना वर्ष से कृषि नहीं किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था क्लास में, आप देख सकते हैं। ये 5 वर्ष का अंतराल होता है धारा 33 के अनुसार। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो बहुत टफ है, अगर पढ़ लीजिएगा, मेरे क्लास कर लिए होंगे तो बहुत ईजी है। और शायद ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दिया होगा। ठीक है, मैंने जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है CNT SPT के, उससे कई क्वेश्चन इस बार भी डायरेक्ट आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए।
चलिए अगले प्रश्न जो है 48 संथाल परगना से ही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया या मूल रैयत को सूचना, यहाँ केवल सूचना देना है, ठीक है। इसको मैंने धारा 22 में बताया है, देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है, ठीक है। न्यास के लिए जो मैंने बताया था केवल सूचना देना है, आवेदन नहीं देना है, ठीक है, एसडीओ को। तो पहला जो है अस्थायी अनुपस्थिति में हल बैल का प्रॉब्लम्स कुछ आ गया है, विधवा या नाबालिग हो गया है। डी जो है इनमें से सभी, ये तो क्वेश्चन भी मैंने दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो उसका उत्तर जो होगा डी होगा। एकदम भिड़ेगा आपका सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा। जो भी मैंने 103, 103 और 53, 156 क्वेश्चन दिए हैं उस पर कमांड रखिएगा। क्लास देख लिए हैं तो 20 नंबर तो आपका कोई रोकेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला आइए, अन्य भूमि कानून से लगता है प्रश्न दिया है। अधिग्रहण पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा से भूमि अधिग्रहित पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत, मैंने कितना लोग जो है दे सकते हैं अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों है, ठीक है। तो उस स्थिति में 70% है, लेकिन अगर सिर्फ निजी कंपनी डिमांड करता है जमीन का तो उस क्षेत्र के जो सभी लोग हैं जिनके जिनके जमीन है उसका 80% होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल निजी रहेगा तो 80%, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए कोई जमीन चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों का 70% लोगों का सहमति होगा, तब ही जमीन हस्तांतरित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, देखिए 2013 से दो क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इस अधिनियम को थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, समय मिलेगा तब तो मैं दे ही दूंगा नोट्स, कोशिश कर रहा हूँ। विल्किंसन पेशा और भूस्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 13 का, तीनों का कंबाइंड नोट्स देने को। तो इसमें पहला जो है भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देई हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता हो, पट्टा अधिकार का मालिक हो। सिंपल सा है कि ऊपर का तीनों जो है उत्तर सही होगा, डी नंबर। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? हुंडरू स्वर्ण रेखा पर है, एकदम सही है। दसोंग कांची पर है, एकदम सही है। जोन्हा जो है राहु पर है, सही है। लोध बराकर नदी पर, ये गलत है, ठीक है। लोध जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का, 143 मीटर, और ये उत्तरी कोयल में है, पश्चिमी झारखंड में है, ना कि पूर्वी झारखंड में है, ठीक है। इसलिए लोध बराकर जो है गलत हो जाएगा। तिलैया बांध नदी हो या मैथन हो, किस पर है? बराकर पर है। इसको अच्छा से रटिएगा, नहीं तो बराकर दामोदर कोनार में एकदम बुरी तरह से उलझ जाइएगा, इंटरव्यू तक में पूछा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई सबसे ऊंचा पहाड़ है और सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात था, दोनों पूछ दिया। लोध भी, और 1365 मीटर होगा, ठीक है। अगला जो है तुरामडीह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा का है ये तुरामडीह माइंस, ठीक है, समझ गए होंगे उत्तर आप लोग, यूरेनियम होगा। यहाँ पर जो आपका अलग अलग खनिज क्षेत्र है उसके खानों को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। कहाँ जो प्रसिद्ध खान है, सारे प्रसिद्ध खान को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। इस बार बैकसाइड का आपका पूछ सकता है लोहरदगा सेक्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, बेंटेनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? एक ही जगह पाया जाता है, साहेबगंज में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी हो, बेंटेनाइट हो, सबसे ज़्यादा बाढ़ हो, आकस्मिक बाढ़ हो, या फॉसिल पार्क, ठीक है। फॉसिल पार्क कहाँ पाया जाता है? साहेबगंज है। कहाँ? साहेबगंज में। ये मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, फॉसिल पार्क कहाँ है, ठीक है, साहेबगंज में जीवाश्म पार्क। 56 नंबर, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया माइंस क्यों प्रसिद्ध है? केवल चिड़िया लिख दिया है, देख लीजिए कंफ्यूज करने के लिए। और अभ्यारण्य पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया है, पक्षी अभ्यारण्य, भेड़िया अभ्यारण्य, वो तो सही हट जाएगा ए और बी। अगर चिड़िया जो पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में रहते हो तो चिड़िया सुनते ही तुरंत जो है आपका उत्तर मार देंगे, लेकिन बाकी के लिए निश्चित रूप से समस्या है, ठीक है। लेकिन एक बुद्धि आप लगा सकते थे
कि जैसे CNT SPT लगातार चला, ठीक है, क्वेश्चंस योजना का क्वेश्चन लगातार चल रहा था, उसी ढंग से यहाँ पे देखिए खनिज का क्वेश्चन लगातार चल रहा है, ठीक है। यूरेनियम का पूछा गया, फिर आपका बेंटेनाइट, तो ये भी खनिज ही होता है, उसके अनुसार भी आप उत्तर सी यहाँ पे तलाश कर सकते थे इजीली। थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, पढ़ने के बाद भी तकनीक का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, तो उत्तर आसानी से मिलने लगता है। 57, झारखंड के किस जिले में लाह का सर्वाधिक उत्पादन होता है? रांची और खूंटी में जो है कुल उत्पादन अप डाउन होता रहता है, लेकिन JPSC ने खूंटी माना था, इसलिए मैंने खूंटी ही उत्तर दिया है, ठीक है। लेकिन ये साल दर साल जो है आपका अलग अलग डाटा जिसके आते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड का करंट अफेयर्स आप लोगों को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये करंट का है उस समय का, ठीक है। ऐसे औद्योगिक नीति का है, अभी भी उसके बाद तो बना नहीं है अभी तक, तो इस बार भी आ सकता है औद्योगिक नीति से प्रश्न। मैं औद्योगिक नीति कोशिश करूंगा प्रदान कर दूं। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा है? तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा, जैसा JPSC ने भी दिया था, और सही भी उत्तर यही है, 100% विद्युतीकरण 2017 तक। 63 नंबर प्रश्न, झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि क्या है? ठीक है, तो यह 5 वर्ष तक लागू रहना था, 2016 से 21 तक के लिए बना है, इस वर्ष फिर बनाना ही होगा, ठीक है। फिलहाल पुराने वाले को ही पढ़िए। फिर औद्योगिक नीति से प्रश्न है, इसके अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के न्यूनतम पूंजी निवेश का टारगेट कितना रखा गया है? तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और 500 करोड़। इसका सही उत्तर जो होगा 300 करोड़ होगा। मैं कोशिश करूंगा औद्योगिक नीति अन्य नीतियों के साथ दे दूं। अगला जो है 2008 के पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन परिषद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार कम से कम होगी? यह टॉपिक मेरे पूरे टारगेट में है, इससे मैं बहुत अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। 2008 के पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति, उसके अलावा औद्योगिक नीति, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 9 है, इस नीति में भी 9 पार्ट हैं, जिस ढंग से आपके छोटा नागपुर में 9 पार्ट हैं, तो उसी का 9वां पार्ट में ही आपका बताया गया है कि 2 बार बैठक जरूरी है कम से कम, ठीक है। अधिक से अधिक ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन झारखंड करेंट अफेयर्स से है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? 2015 में ये बना था इसका एक्ट, लेकिन लागू हुआ था 2016 में। 67 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विथ कोलैबोरेशन ऑफ, किसके सहयोग से जो है ये, किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ ये बना है, ठीक है। तो आपको पता ही है, रूस बहुत प्रसिद्ध है, JSMDC, ठीक है, द्वारा स्थापित ग्रेनाइट
पॉलिशिंग उद्योग कहाँ है? ये तुपुदाना रांची में है, रांची के साइड में है तुपुदाना नाम का स्थान। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। ये जो है कोलकाता में अवस्थित है और इसका डीजल इंजन संयंत्र जो है वो रांची में है। ये सब जो है झारखंड के उद्योग से सेक्शन है, क्वेश्चन से, जो झारखंड का उद्योग का सेक्शन है उसी से क्वेश्चन दिया गया है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति कहाँ दी है? तो आदित्यपुर छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही हैं। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपका मानीकुई नामक जगह में है। जगह अगर आप रांची से टाटा जाएंगे तो बीच में चांडिल मिलता है, तो चांडिल से टाटा के बीच आपका स्टेशन देखिएगा मानीकुई है, ठीक है। वास्तव में वहीं पर है, लगभग बंद की अवस्था में है, तो इसका उत्तर जो है मानीकुई चूंकि नहीं दिया है इसलिए चांडिल होगा। 72, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना शुरू किया गया? इसमें जो आपका है झारखंड होगा, और दूसरा एक ऑप्शन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं छत्तीसगढ़, लेकिन चूंकि जेपीएससी का एग्जाम है, अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर झारखंड उत्तर देना चाहिए, बिहार केरल तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अपने आप एलिमिनेट हो जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और यह है क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या क्या है? ठीक है, तो इसमें जो पहला होगा आपका 8,000, दूसरा 9,000, तीसरा 10,000 और चौथा जो है 11,000। तो इसका जो सही उत्तर होगा 11,000। ये करंट अफेयर से उस समय का है। मैंने जो योजनाओं का एक पूरा लिस्ट डाला है हेमंत सरकार द्वारा जो शुरू किया गया है, वो यूट्यूब में चैनल में है, झारखंड समान ज्ञान सेक्शन, उससे जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे 1-2 क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो है 74 नंबर, योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा कब शुरू हुई? तो ये जो हुई थी 2016 में हुई थी। 2011, 13 या 14 जो है गलत ऑप्शन है। 75 नंबर, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की थी? इसका जो ऑप्शंस हैं आपके 2011, 2012, 2013 और 2014, सही उत्तर जो होगा डी होगा 2014। और जो 76 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन जो आया था आपका जेपीएससी में 2012, 2013, 2014 और 2015, इसका वास्तव में सारा उत्तर गलत है और इसका सही उत्तर होगा 15 नवंबर 2011। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। 77 नंबर जो क्वेश्चन है, CAMPA का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बहुत सारे फुल फॉर्म मैंने कल के नोट्स में दे दिए हैं, फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा CAMPA का। इसका जो फुल फॉर्म का सही उत्तर होगा ए नंबर होगा, झारखंड कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्लियर? अगर हिंदी में बात करें तो झारखंड प्रतिपूरक यानी कि क्षतिपूर्ति होता है वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर जो होगा आपका 10 वर्ष होगा। राष्ट्रीय हरित मिशन जो 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों में घनत्व के सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय हरित मिशन का। ठीक है, तो देखिए झारखंड और मध्य प्रदेश में कन्फ्यूजन तो भारी होगा कि दोनों में कौन होगा, लेकिन चूंकि जेपीएससी का एग्जाम है इसलिए संभावना है उत्तर जो आपका बनता है झारखंड। अगर नहीं भी जानते हैं तो झारखंड मारिएगा, इस बार भी इस ढंग के कोई भी प्रश्न आते हैं तो। चलिए अगले प्रश्न पर, और ये है क्वेश्चन नंबर 80। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित हुआ? ठीक है, ये 2009 में गठित हुआ था गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, और इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में रांची में है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ये सब पर्यावरण से रिलेटेड है क्वेश्चन, है ना। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था? उस समय का करंट अफेयर से तनाव मत लीजिए ऐसे प्रश्नों से। ये 2013 होगा। अगला जो है झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में आता है?
ये नॉर्मल सा चीज़ है कि उष्णकटिबंधीय नम जलवायु तो आपका पश्चिमी घाट में है, क्लियर, जहाँ पर भारी वर्षा होता है, और उत्तर पूर्वी भारत में है। ठीक है, दोनों तो हो नहीं सकता है कि मानसून भी है नमी भी है, तो मानसूनी जलवायु में ये आपका आएगा। ठीक है, हाँ, अगर केरल या उत्तर पूर्वी भारत की बात होती तो दोनों संभव था, झारखंड के लिए संभव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 83 नंबर, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो WTO तो व्यापार का है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार का है, तो जलवायु केंद्र यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो सी नंबर ही उत्तर होगा ना। तो UNDP अगर आप नहीं मारते हैं तो आप बेवकूफ़ी कर बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर लगेगा नहीं UNDP मारना चाहिए था। तो आपका सी नंबर जो उत्तर, पूरी संभावना है इनमें से कोई नहीं भी नहीं मारना है। ठीक है, 84 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो कार्य योजना जो आपका प्रकाशित हुआ था मोदी के आने के बाद ही हुआ था, तो 2014 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप जारी किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा भी। 85 नंबर क्वेश्चन जो है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन था अगर आप रिपोर्ट के बारे में नहीं जानते हो तो, ठीक है, लेकिन इस बार कठिन नहीं होगा क्योंकि करंट अफेयर्स पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया है तो फिर कोई समस्या इस बार नहीं आने वाली है, और कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा, 70% जनरल के लिए मान करके चलिए। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट में जो है सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम रांची बोकारो नहीं होगा। अगला ये 86 नंबर क्वेश्चन। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं, देखिए कितनी आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड के वन क्षेत्र के जलवायु, ठीक है, तो सिंचाई में कमी, तो ये तो कोई मैटर नहीं हुआ, ये उत्तर अपने आप छट गया। चलिए, सिंचाई से क्या मतलब है वन क्षेत्र का जलवायु को? आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ये भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, कुछ वहाँ लाइट हाउस होते हैं, फॉरेस्ट भवन होते हैं, ठीक है। जंगल में आग, यही एक ऑप्शन ही लग रहा है जो सही होगा, पढ़ें या नहीं पढ़ें, उत्तर बी होगा। ठीक है, 87 नंबर, जंगल के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है? 87 नंबर देखिए, ये भी देखिए उत्तर कैसे निकलता है। यहाँ पर जो है सभी गतिविधियों की छूट, सुरक्षित वन है तो छूट कैसे मिल जाएगा, तो ये बी नंबर छट गया। अब है सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। आप जानते हैं कि झारखंड एक जनजातीय राज्य है, और आज ही मैंने एक करंट अफेयर्स पोस्ट किया है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम में, उसका कहना है कि जो वन के सबसे अच्छे संरक्षक कौन होते हैं? जनजातीय वर्ग। ठीक है, तो इन जनजातीय वर्गों को रोका नहीं जा सकता है पूरी तरह से, इसलिए ये नंबर आपका उत्तर बच रहा है, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। देखिए ये भी उत्तर मिल गया। अगला जो है 88 नंबर, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? ठीक है, ये आपको याद करना होगा, जलवायु सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के यहाँ पर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन और उत्तर सेशन को जरूर देख लीजिएगा, बहुत लाभ होगा आपको तैयारी में। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली डाला है, 1-2 दिनों में GS फर्स्ट पेपर का भी डाल दूंगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से दीजिए, फिर मैं मेंस परीक्षा के भी एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर दूंगा। जो 89 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित हुआ है? देखिए आपदा से आ गया है क्वेश्चन, कल ही मैंने नोट्स डाला है। तो 2010 में गठित हुआ था JSDMA का, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलिए 90 नंबर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, सडमा, डडमा और नडमा 3 ठो बताया था ना मैंने। तो डडमा का नेतृत्व कौन करता है? तो ये जो है आर्टिकल 25A के तहत गठित होता है, जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो बना था उसका आर्टिकल 25A के तहत जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डडमा का गठन करना है, और उसका हेड कौन होगा? जिलाधिकारी। आप जानते हैं झारखंड में जिलाधिकारी ही जिला दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, और वही होते हैं जिला समाहर्ता यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो DC या DM में अंतर नहीं है, तो जिलाधिकारी तो दोनों हैं। ठीक है, इसलिए C
में क्या है, इनमें से कोई भी एक, ठीक है, दोनों रहे एक रहे, उत्तर आपका ही होता है। चलिए 91 में जो आपका प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से इसमें पढ़िए, तुरंत उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। प्रदर्शन केंद्र तो लगा ही हुआ है, ज्ञान सह, तो ये नंबर तो उत्तर होगा ही, ठीक है। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, तो जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो गया। सी जो आपका हो गया स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्राप्त प्रदान करना, ठीक है। तो जागरूकता कैसे फैलेगा, ठीक है। तो स्थानीय क्षेत्र में क्या क्या आपदाएं आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में जानकारी। तो आपका अगर ए और बी भी पता चल गया कि दोनों होगा, तो सी पता नहीं भी है तो आप मारेंगे डी, तो उत्तर देखिए निकल गया। चलिए अगले प्रश्न पर। इसी ढंग से जो है आपको उत्तर निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है, निर्भसा नहीं जाना है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे की स्थिति का सामना किया था, तो यह होगा 2010, ठीक है। एल नीनो का उस समय प्रभाव था, पूरे देश में प्रॉब्लम्स थी। 93 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत राज्यपाल राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सडमा, देखिए डडमा के साथ सडमा का भी क्वेश्चन आ गया, की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। तो धारा 14(1) और डडमा जो था 25(1), और दोनों का डेट्स को भी याद कर लीजिएगा जो मैंने कल दिया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं सब कर लीजिएगा। 94 नंबर, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्न में से किस प्रखंड में है, इचाक, कसमार, चौपारण, गोविंदपुर। तो ये बोकारो जिला में है, कसमार प्रखंड, एक उस समय का करंट है, अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य और निम्न में से किसके बीच MOU हुआ है, CCL के साथ हुआ था, ठीक है। सेल्टिस्को, NTPC नहीं होगा। इस सब प्रश्न के लिए टेंशन नहीं लेना है, सब करंट अफेयर्स है उस समय का, वर्तमान करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। अगला जो है 96 वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था, उस समय बहुत चर्चित हुआ था। सिमोन ओरांव जो हैं जल पुरुष हैं, अभी भी इम्पोर्टेंट ये है सिमोन ओरांव, लेकिन 2016 का पद्मश्री इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्तमान पद्मश्री को कर लीजिएगा। 97 सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया, वर्तमान को करना है, इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टीफन मारंडी उस समय थे। चलिए अब हम लोग लास्ट पेज पर हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह के जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह क्या था, मलूटी मंदिर से रिलेटेड था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबका टेंशन एकदम नहीं लेना है, वर्तमान करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। अगला जो है, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना, केरोसिन तेल, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है, अभी का कोई महत्व नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी, तो देखिए जगदीशपुर जो है उत्तर प्रदेश में, हल्दिया है कोलकाता के पास। तो मैप को आप ध्यान में रखिएगा, तो कोलकाता से ऊपर की ओर जाएगा ना, मिडिल झारखंड में जाएगा, फिर हल्का सा बिहार टच करते हुए जगदीशपुर निकल जाएगा उत्तर प्रदेश। तो धनबाद बोकारो पूर्वी सिंहभूम का हल्का फुल्का टच हो भी सकता है, पश्चिम सिंहभूम तो एकदम साउथ में होगा नहीं, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इस ढंग से एलिमिनेशन मेथड से इसका यूज आप कर सकते हैं, जहाँ फंसिए वहाँ एलिमिनेशन मेथड करना है, हर जगह नहीं, ठीक है। आप लोग जो है तैयारी कीजिए, आशा है कि आज का विश्लेषण विशेष रूप से CNT SPT को मैंने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित कर दिया है, वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। और मैं GS फर्स्ट पेपर लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और उसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यथाशीघ्र देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, घबराना नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए, और एग्ज़ाम हॉल के लिए जो भी मैंने टिप्स बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत लाभ होता है। OMR में एकदम गलती नहीं करना है, टेक्निकल फॉल्ट या आंसर भरने में, ठीक है, बहुत अफसोस होता है। धन्यवाद।